हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में। एक चीज़ जान लो, ये पेपर में हर साल आता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का चित्र बनाइए और उसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। ठीक है, ये चीज़ आपसे हर साल जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर का रचना, सिद्धांत और कार्यविधि। तो एकदम मस्त तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, उसकी रचना क्या होती है, उसका कार्यविधि। ठीक है, सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। और बात करिए 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस वीडियो पे आपको ये पूरा टॉपिक समझा देंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। बस आपको करना क्या है यार, थोड़ा वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एकदम मस्त तरीके से आप समझ जाओगे ट्रांसफार्मर के बारे में। सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 12 फिजिक्स का जो टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है, अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसका चित्र बना हुआ है। देखो, चित्र को हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, ट्रांसफार्मर है क्या चीज, इसका सिद्धांत क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद हम आपको इसका चित्र, इसकी रचना और इसकी कार्यविधि समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं, आसानी से बस सुनते चलना, आसानी से समझोगे, एकदम आसान टॉपिक। ठीक है, तो सिंपल बात करते हैं, ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। आपने तो देखा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिससे लाइट आती है आपके घर पे, लेकिन इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो देखो पढ़ो यहाँ पे सिद्धांत, सिद्धांत पे आपको पता चलेगा इसका क्या कार्य होता है। सिद्धांत ये कहता है कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा कर सकते हो। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, ऐसी मशीन या ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा कर सकते हो। ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर के द्वारा आप प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो इसलिए कहा गया यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा किया जा सकता है। और कहा गया ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट या विभव को ही कम करने के काम आते हैं, डिस्ट धारा को नहीं। मतलब जो ट्रांसफार्मर है ये केवल अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को ही कम या ज्यादा कर सकता है। डिस्ट धारा जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, उसको ये कम या ज्यादा नहीं कर सकता। केवल किसको करता है, केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव को। ठीक है, तो सिंपल देखो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सिद्धांत, रचना, कार्यविधि और चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतना, और उसकी जो दक्षता निकलेगी और उसका जो सूत्र आएंगे वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिद्धांत इसी टाइप से लिख देना है कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको कार्यविधि पे पता चलेगा जब आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो सिंपल ये बात है सिद्धांत की। आप बात करें, ये 2 प्रकार के होते हैं जो ट्रांसफार्मर है, 2 प्रकार के, 2 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला नंबर ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है अपचाई ट्रांसफार्मर जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात करें 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप बात कर लेते हैं ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, तो देखो बात करें ऊंचाई ट्रांसफार्मर की, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर पे कहा गया यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये जो आपका क्या होता है, ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है ये निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निम्न का मतलब लो वोल्टेज। ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात लो वोल्टेज। ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मतलब लो वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है, हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, मतलब कि ये आपका जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है। निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, लो का मतलब निम्न और हाई का मतलब उच्च। ठीक है, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ऊंचाई ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। फिर बात आई अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, अर्थात हाई वोल्टेज को ठीक है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को
लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में अर्थात निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न में मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करता है। कौन? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। आप देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एनपी इज लेस देन एनएस और एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, इसका क्या मतलब? ठीक है, देखो समझो, ये आपका जो ट्रांसफार्मर का चित्र बना हुआ है इसमें दो प्रकार की कुंडली होती है। ठीक है, पहली प्राथमिक कुंडली, दूसरी द्वितीयक कुंडली। ठीक है, और ये जो आपको रेड कलर से यहाँ पे दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं? फेरे। ये क्या दिख रहे हैं? कुंडली में फेरों की संख्या। यहाँ पे जो बनाए हमने ये क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या। अभी जब रचना समझाएंगे पूरा चित्र समझा देंगे, टेंशन न लो, बस अभी जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करो। ठीक है, हम आपसे कह रहे हैं ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, पहली प्राथमिक कुंडली, दूसरी द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक ये जो रेड कलर से हमने बनाया ये क्या है? प्राथमिक कुंडली पे फेरे लपेटे गए हैं। ठीक है, फेरे लपेटे गए इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेरे लपेटे हैं और यहाँ पे फेरे लपेटे हैं। ठीक है, मतलब प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे, द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे, ये भी आपको किससे? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर से पता चलेगा। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो उसमें क्या होगा? एनपी इज लेस देन एनएस होगा। पी का मतलब है प्राइमरी। ठीक है, पी का मतलब है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक कुंडली। ठीक है, प्राइमरी का क्या मतलब? प्राथमिक कुंडली। और ये जो एनएस लिखा है एस का मतलब है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, मतलब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। देखो ये जो लेस देन का चिन्ह होता है इसे क्या बोलते हैं? लेस देन। जिसकी तरफ इधर वाला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जिसकी तरफ ये पीछे वाला मुंह होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो अगर इसकी तरफ ये है तो मतलब ये छोटा है, और जिसकी तरफ इधर वाला मुंह होता है वो क्या होता है? बड़ा। मतलब जिधर खुला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। लेस देन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या कहा हमने कि अगर एनपी इज लेस देन एनएस लिखा है मतलब जिसकी तरफ ये खुला हुआ मुंह है वो ज्यादा है, और ये जिसकी तरफ ये पीछे वाला है वो कम है। मतलब कि जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है एन फॉर है फेरों की संख्या, एन का मतलब है फेरों की संख्या, एनपी लिखा है मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस लिखा है मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, एनपी का क्या मतलब? पी फॉर प्राइमरी मतलब प्राथमिक, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस का मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा इसमें क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होगी द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से कम होगी। मतलब कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे होंगे और प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होंगे। फेरे कैसे देख सकते हो? देखो जैसे बात करें इसमें दो कुंडलियां हैं प्राथमिक और द्वितीयक, ये जो आपके इस टाइप से ये बने हुए ये क्या है? फेरे। ठीक है, इस टाइप से फेरे लपेटे गए। अगर यहां पे देखें तो देख सकते हो यहां पे अगर एग्जांपल के तौर पे देखो, ये नहीं गिनना कि 1 2 3, ठीक है, ये देखो अगर यहां पे देखें तो 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, यहां पे कितने ज्यादा फेरे दिख रहे हैं। मतलब आपसे अगर हम पूछे किस में फेरे ज्यादा हैं तो इसमें अगर देखो अगर तो 1 2 3 फेरे दिख रहे हैं, जरूरी नहीं 3 ही फेरे होंगे, ये हमने एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 फेरे, मतलब इधर ज्यादा फेरे इधर कम फेरे। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे, द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे। तो मतलब जब प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे होते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होगा उसमें क्या होगा? उसमें इसका उल्टा होगा, एनपी इज ग्रेटर देन एनएस होगा। मतलब जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी बार चिन्ह इधर का है, मतलब ये ज्यादा ये कम है। ठीक है, जिसकी तरफ इधर वाला मुंह वो क्या होगा? ज्यादा। तो एनपी इज ग्रेटर देन एनएस मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है किससे? द्वितीय कुंडली से। मतलब जब अपचाई ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे होंगे और द्वितीय कुंडली में कम फेरे होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया, आप लोग समझो। देखो सबसे पहले तो सिद्धांत तो आप लोग समझ गए कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और इसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। किसके प्रत्यावर्ती वोल्टेज को? प्रत्यावर्ती धारा के। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने सबसे पहली बात बताई ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या बताया? देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे हमने बताया यह निम्न वोल्टेज को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करता है कौन? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे। मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है
है और द्वितीयक में ज़्यादा, क्योंकि ये लो वोल्टेज से, इससे याद भी कर सकते हो। देखो अगर लो से हाई जा रहा है तो प्राथमिक में कम होगा, द्वितीयक में ज़्यादा। मतलब लो से क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, मतलब लो से बढ़ रहा है तो प्राथमिक वाले कम होंगे और द्वितीयक वाले ज़्यादा। और अपचय में क्या होगा, ये उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज परिवर्तित करता है, अर्थात हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला हाई मतलब प्राथमिक कुंडली वाले में ज़्यादा फेरे होंगे, और दूसरा वाला लो मतलब दूसरी जो द्वितीय कुंडली उसमें क्या होंगे, कम फेरे होंगे। इससे आप फेरे भी याद रख सकते हो कि किस में ज़्यादा किस में कम। देखो ऊंचाई वाले में लो पहले तो मतलब इस पे कम फेरे, फिर हाई बाद में है तो इसमें ज़्यादा फेरे। फिर इसमें बात करें तो इसमें आपका एनपी इज ग्रेटर देन एनएस है, तो इसमें हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज परिवर्तित होता है, तो एनपी में ज़्यादा फेरे हैं क्योंकि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, तो हाई वाले पे एनपी पे ज़्यादा और एनएस पे कम। ठीक है, तो इतनी बातें आशा करते सबको समझ में आई होंगी, सिद्धांत और इसके प्रकार। उच्चाई ट्रांसफार्मर अपचय ट्रांसफार्मर में हमने सबसे पहले बता दिया कि ये लो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्थात निम्न को उच्च में परिवर्तित करता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीयक में ज़्यादा फेरे। फिर अपचय ट्रांसफार्मर पे ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज परिवर्तित करता है, इसमें प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा फेरे और द्वितीयक में कम होते हैं। तो ये बात है सिद्धांत। सिद्धांत आपको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, प्रकार लिखना चाहो तो प्रकार भी पेपर पे अगर पूछा जाए तो प्रकार भी लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट सिद्धांत लिखो, फिर उसके बाद रचना, फिर कार्यविधि। ठीक है, चित्र आपका साइड में इसी टाइप से बन जाएगा। अब इस ट्रांसफार्मर के अगर आप चित्र को समझना चाहते हो तो अब हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर की रचना। ठीक है, अगर रचना आप समझ गए तो इसका चित्र बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, रटना कुछ नहीं है, एकदम आसानी से। ठीक है, तो अब आप लोग करो क्या, इसका सिद्धांत थोड़ा नोट कर लो क्योंकि हम इधर का इरेज करेंगे। अब यहां पे आपको रचना और कार्यविधि को समझाएंगे। तो अब बात करते हैं भैया ट्रांसफार्मर की रचना और कार्यविधि के बारे में। क्या इसकी रचना है, कैसे ट्रांसफार्मर बनता है, कैसे मतलब ये कार्य करता है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये आपने देखा, ये आपका ट्रांसफार्मर बना है, कैसे बना है देखो, अब वो आपको रचना पे समझना है। सबसे पहले रचना पढ़ो, फिर हम आपको इसका पूरा चित्र आसानी से समझाएंगे। ठीक है, पढ़ो। कह रहा है रचना पे, इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पट्टियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है। आपको करना क्या है, नर्म लोहे की पत्तियां लेनी। मान लो इस टाइप से, अगर एक पत्ती मान लो ये हो गई, ये एक नर्म लोहे की पत्ती है, इसी के ऊपर आपको इस टाइप से एक नर्म लोहे की पत्ती और रख देनी इस टाइप से। ठीक है, फिर इसी टाइप से एक के ऊपर एक आपको क्या करनी है, नर्म लोहे की पत्तियां रखते चले जाना है, जिससे आपको क्या करना है, एक पटलित क्रोड बनाना है। देखो कहा गया ना, इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर के रूप में होती है। ये जो आप देख रहे हो ये 3D पे चित्र होता है। हम आपको इसके चित्र का मतलब दिखा भी देंगे कैसा चित्र होता है। अगर यहाँ पे सही से ना समझ में आ रहा हो, आपको जो चित्र असली वाला होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो बुक पे बना होता है। सिंपल देखो, अगर देखोगे तो ये 3D पे समझ सकते हो। मतलब एक आपका इस टाइप से लैमिनेटेड कोर रखी है, फिर इसके बाद एक इस टाइप से, ये देख सकते हो इस टाइप से रखी है, फिर एक इस टाइप से, मतलब 3D पे आप मान सकते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस टाइप से रखी गई है। ठीक है, तो सिंपल आपको अगर बनाना चाहते हो ट्रांसफार्मर तो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको क्या लेना है, नर्म लोहे की पत्तियां लेनी और उनको एक के ऊपर एक रख के क्या बनाना है, एक पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर बना लेनी। ठीक है, देख सकते हो ये जो आपका देख सकते हो ब्लैक और ब्लू लाइन से हमने बनाया है, ये एक के ऊपर एक पत्तियां रखी गई हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक पत्तियां जब रखी जाती हैं तब आपका बनता है ये लैमिनेटेड कोर। ठीक है, तो कहा गया इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर के रूप में होती हैं। मतलब एक के ऊपर एक जब पत्तियां रखी जाती हैं तब आपका लैमिनेटेड कोर के रूप में सारी पत्तियां आपकी हो जाती हैं। ठीक है, अब कहा गया ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, वर्निश से। देखो आपको एक पत्ती लेनी है और फिर वर्निश लगाना है, उसको उससे जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, कि दोनों एक दूसरे से स्पर्श ना हो, दोनों अलग अलग रहें। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से दूसरी पत्ती पे वर्निश लगाओ, फिर दूसरी पत्ती जोड़ो। इसी टाइप से आपको एक के बाद एक पत्ती जोड़ते चले जाना है और उससे क्या होगा, आपका लैमिनेटेड कोर बनता है। कहा गया ना कि इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड लैमिनेटेड कोर के रूप में होती हैं और ये पत्तियां, ये जो नर्म लोहे की पत्तियां हैं, ये एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ देते। कैसे जोड़ते, वर्निश से। क्यों, क्योंकि जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कत रहे, अर्थात अलग अलग रहे, एक दूसरे से जुड़े नहीं। मतलब एक के ऊपर एक आपको पत्तियां तो जोड़नी, लेकिन वर्निश से जोड़नी है कि ये एक दूसरे से आपस में ना जुड़ जाए, ये एक दूसरे से पृथक्कत रहे, अलग अलग रहे। ठीक है, फलता क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसको समझने से पहले देखो, सबसे पहले हमने कहा कि आपको
नर्म लोहे की कई सारी पत्तियां लेनी है और उनको एक के ऊपर एक रख के पतली क्रोड बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, ऊपर एक हम प्राथमिक कुंडली बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक कुंडली होगी, ये आपका एसी मेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, एसी मेंस अर्थात प्रत्यावर्ती मेंस लगा हुआ है, ठीक है। नीचे देखोगे द्वितीय कुंडली, यहाँ पे भी आपका वही, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो सिंपल प्राथमिक कुंडली ये है, द्वितीय कुंडली ये। अब हमने क्या किया, प्राथमिक कुंडली और ये जो क्रोड आपकी बनी है, ठीक है, ये जो क्रोड आपने लैमिनेटेड कोर या जो लैमिनेटेड क्रोड बनाई है एक के ऊपर एक पत्तियां रख के उसमें, और इस प्राथमिक कुंडली में आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लो तांबे के तार के आपको फेरे लपेट देने, ठीक है। मान लो आपका, ठीक है, एग्जांपल कैसे दे, ठीक है, सिंपल मान लो आपका जैसे ये आपकी इस टाइप से बनी हुई है और प्राथमिक कुंडली है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप से फेरे लपेटने, ठीक है। इस टाइप से क्या करने, फेरे आपको इस टाइप से लपेटने, ठीक है। तो सिंपल आपको प्राथमिक कुंडली और इस पे प्राथमिक कुंडली और ये जो क्रोड आपने एक के ऊपर एक पत्तियां रख के बनाई, इसको इस टाइप से फेरे से लपेट देना है। फिर इसी टाइप से द्वितीय कुंडली में भी फेरे से लपेटना है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में कम फेरे और द्वितीय कुंडली में ज्यादा फेरे, तो कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अभी हमने ऊंचाई और अपचाई समझाया था, ठीक है। तो हमने कहा इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पतली क्रोड के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निश से जोड़ देते हैं जिससे कि एक दूसरे से पृथक कर रहे हैं। अब जब प्राथमिक कुंडली में हमने और इस क्रोड में क्या बना दिया है, क्या इसमें लपेट दिया है, हमने फेरे लपेट दिए हैं तांबे के तार के। द्वितीय कुंडली में और क्रोड में भी फेरे हमने लपेट दिए। अब जब प्राथमिक कुंडली से यहाँ पे धारा बहेगी, देखो अब प्रत्यावर्ती धारा तो आएगी ना, तो प्राथमिक कुंडली में जब यहाँ से धारा बहेगी तो नर्म लोहे की क्रोड के कारण जब आपका यहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में, यहां पे अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। यहां पे क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसी क्रोड पे क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं। ईडी करंट्स बोलते हैं इंग्लिश पे भंवर धाराओं को, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। कहा गया ना, फलता क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और वैद्युत ऊर्जा की हानि होती है। मतलब जब भंवर धाराएं यहां पे उत्पन्न होती हैं तो वैद्युत ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। अब कहा गया इस क्रोड पर तांबे की तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इसमें से एक कुंडली को प्राथमिक तथा दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इस क्रोड पे, ये जो क्रोड आपने एक के ऊपर एक पत्ती रख के कोर बनाई है या क्रोड बनाई है, इसमें आपको क्या करना है, तांबे के तार को लपेट के दो कुंडलियां बनानी, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली। कहा गया ना कि इस क्रोड पे तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती। तांबे के तार की आपको क्या करना है, दो कुंडलियां लपेटना है, एक ऊपर लपेट दो, एक नीचे। एक को प्राथमिक कुंडली, दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो ये है इसकी रचना, ठीक है। देखो ध्यान से समझोगे, देखो ये आपका टॉपिक आसान है, बस समझने का यार आपको प्रयास करना होगा, तभी समझ पाओगे। हम आपको एकदम आसानी से समझा भी रहे हैं कि आप लोग आसानी से समझ जाओ। रचना एक बार फिर से, जिसको ना समझ में वो देख लो। इसमें नर्म लोहे की मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है, मतलब एक के ऊपर एक पत्ती रखी जाती है और उसे वर्निश से जोड़ दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे से पृथक कर रहे, अर्थात अलग अलग रहे। फलता क्रोड में भंवर धारा ईडी करंट्स उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जब प्राथमिक कुंडली से धारा आती है तब इसमें, ये लोहे का है ना, नर्म लोहे की क्रोड थी, तो क्रोड लोहे की होने की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे भंवर धाराएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। कहा गया ना, फलता क्रोड में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं और वैद्युत ऊर्जा में हानि होने लगती है। इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। इसमें से एक कुंडली को प्राथमिक तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब बात करें कार्यविधि कि ये ट्रांसफार्मर कार्य कैसे करेगा, क्योंकि आपको सिद्धांत, रचना, कार्यविधि ये सारा लिखना होगा, ठीक है। चित्र साइड में बना देना, फिर सिद्धांत, फिर रचना, फिर कार्यविधि, फिर इसके जो फॉर्मूले भी आएंगे जैसे आपका विद्युत वाहक बल के अनुपात का और फेरों की संख्या के अनुपात का, वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। कार्यविधि समझो। कहा गया जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है, जब इस प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी जो आपकी कुंडली है उसमें जब विद्युत धारा बहेगी तो क्या होगा, जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो क्रोड में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने कहा था कि जब यहां से प्राथमिक कुंडली से धारा आएगी तो ये जो लैमिनेटेड क्रोड है, आपकी पटलित जो क्रोड है, इसमें क्या होगा, आपकी क्या उत्पन्न होंगी, पहले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। परिवर्ती का मतलब परिवर्तित होने वाला, परिवर्तन होने वाला, ठीक है। तो जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है तो क्रोड में क्या होता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पे लिपटी है, आप ध्यान से देखना, जब प्राथमिक कुंडली पे आपने क्या किया, धारा उत्पन्न की, तो यहां पे क्या हुआ, इस क्रोड पे
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ और भंवर धाराएं बहने लगी। अब ये जो क्रोड है ये द्वितीयक कुंडली से भी जुड़ी हुई है, अर्थात द्वितीयक कुंडली भी इस क्रोड से जुड़ी हुई है। तो कहा गया चूंकि द्वितीयक कुंडली भी इस क्रोड पे लिपटी हुई है, तो कहा गया परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब प्राथमिक कुंडली में जब धारा बही तो यहाँ पे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और भावर धारा उत्पन्न हुई। अब ये जो द्वितीयक कुंडली ये भी क्रोड से लिपटी हुई है, इस कारण से इस द्वितीयक कुंडली पे क्या होता है, इस द्वितीयक कुंडली पे क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहा गया ना, चूंकि द्वितीयक कुंडली भी इसी क्रोड पे लिपटी हुई है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान समझो कार्यविधि को। कहा गया जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा बहती है, मतलब जब प्राइमरी कुंडली जो होती है इसमें आप एसी मेंस से जोड़ के इसमें करंट फ्लो कराओगे, इसमें विद्युत धारा बहाओगे, तो यहाँ पे क्रोड पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे भंवर धाराएं बहने लगेंगे। अब ये जो द्वितीय कुंडली है ये भी आपकी इसी क्रोड से लिपटी हुई है, तो इस कारण से इस कुंडली पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब कहा गया ये देखो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब क्या कहा गया, आगे समझो। कहा गया द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात में निर्भर करता है। मतलब जो द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, ये दोनों कुंडली प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहीं से आपके फॉर्मूले जनरेट होंगे विद्युत वाहक बल के अनुपात का और फेरों की संख्या के अनुपात का। तो अब हम उन फॉर्मूलों को देखेंगे क्योंकि वो भी आपको लिखने होंगे, फिर इसके बाद में ट्रांसफार्मर की दक्षता भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब हम विद्युत वाहक बल का अनुपात और फेरों की संख्या का अनुपात कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना होगा, फैराडे का नियम। ठीक है, फैराडे के नियम से हम लोग विद्युत वाहक बल का अनुपात और फेरों की संख्या के अनुपात पे क्या संबंध निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे से लिखते हैं फैराडे के नियम से। क्या लिखते हैं, फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम से देखो, फैराडे के नियम से जो विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है वो होता है E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये वाला सूत्र सबने पढ़ा है, E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल, ये फेरों की संख्या, और डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स, और डेल्टा टी क्या दर्शाता है, परिवर्तन को। मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी जो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और n क्या है, फेरों की संख्या, E क्या है, विद्युत वाहक बल। अब आपके पास दो कुंडलियां हैं, पहली प्राथमिक दूसरी द्वितीयक। तो प्राथमिक कुंडली के लिए पहले प्राथमिक कुंडली के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक के लिए आपका पहले लगेगा फैराडे का नियम, जिसमें आपका देखो प्राथमिक कुंडली के लिए क्या यूज करेंगे, पी का मतलब प्राइमरी। तो यहाँ पे हो जाएगा EP = -np डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसे मान लेना समीकरण 1। फिर यहाँ से लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए। देखो इसको थोड़ा सा नीचे किया तो देख लेना आप लोग। ठीक है, द्वितीयक कुंडली के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीयक के लिए सेकेंडरी होता है इसलिए E सेकेंडरी। तो यहाँ पे E सेकेंडरी = माइनस का n, और यहाँ पे n फेरों की संख्या, और S का मतलब सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पे NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, पहले फैराडे का नियम होता है E = n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। प्राथमिक कुंडली के लिए क्या हुआ, EP = -np डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। P का मतलब प्राथमिक मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक। ठीक है, और द्वितीयक के लिए ES = -ns डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसके आगे आप लोग कॉपी पे क्या लिखना है, ये देखो आगे तो जगह नहीं तो हम यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। लिख देना समीकरण 1/2 करने पे। ठीक है, मतलब समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे। यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में 2 का भाग करने पे, भाग करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग क्या कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, ये जो समीकरण 1 बना, ये जो समीकरण 2 बना, इसमें समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग। तो समीकरण 1 क्या है, EP। देखो समीकरण 1 में इधर EP है तो EP, इधर समीकरण 2 में क्या ES, तो भाग करना इसलिए EP बटा ES इक्वल टू, ऊपर इधर साइड पे क्या है, देखो EP वाले पे मतलब समीकरण 1 पे -np डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे -np डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी।
अपॉन में, ठीक है। यहाँ पे दूसरे समीकरण पे क्या है, माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। मतलब समीकरण 1 और 2 का आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो समीकरण 1 है ई पी और उधर है माइनस एन पी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, इधर है ई एस, उधर है माइनस एन एस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। आप देखो ऊपर भी डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, नीचे भी है, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या, वो आगे देखो। यहाँ से बचेगा ई पी बटा ई एस, ठीक है। पी सफिक्स पे है नीचे साइड इस टाइप से, यहाँ पे ई पी बटा ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पी बटा एन एस। क्या आ जाएगा, ई पी बटा ई एस इक्वल टू एन पी बटा एन एस, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, विद्युत वाहक बल का अनुपात और फेरों की संख्या का अनुपात। ई पी बटा ई एस इक्वल टू एन पी बटा एन एस। कहा गया था ना यहाँ से कि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है। यहाँ पे समझ गए थे ना, ई विद्युत वाहक बल है, एन क्या फेरों की संख्या, डेल्टा फाइव चुंबकीय फ्लक्स और डेल्टा टी उसके परिवर्तन को दर्शाता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो कहा गया था द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देख सकते हो, प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल बटे द्वितीयक कुंडली का विद्युत वाहक बल, अर्थात प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली के विद्युत वाहक बल का अनुपात। इसे अनुपात ही तो कहोगे, भाग में तो अनुपात, मतलब प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात जो होता है वो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। पी का मतलब है प्राथमिक और एस का मतलब है द्वितीयक, ठीक है। मतलब पी का प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल तथा द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का अनुपात जो होता है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देख सकते हो ई पी बटा ई एस बटा बराबर एन एस एन पी बटा एन एस, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। जब आपकी रचना कार्यविधि हो जाएगी इसके बाद आपको फैराडे का नियम लगा के ये अनुपात आपको दिखाना है, ठीक है। फिर शक्ति का भी आपको निकालना होगा, फिर इसके बाद दक्षता भी दर्शानी होगी, ठीक है। यहाँ से आप शक्ति का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। शक्ति का फॉर्मूला कैसे निकलता है, अगर शक्ति का निकाल के दिखाएं तो वो भी देख लो। देखो शक्ति क्या होती है, शक्ति का यहाँ से लगेगा निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ये आपको फॉर्मूला लगा देना, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ठीक है। शक्ति का पावर, ठीक है। निवेशी शक्ति देखो कहा गया था ना, यहाँ पे कहाँ पे कहा गया था, ये ठीक है। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जिससे वैद्युत ऊर्जा में हानि होती है, वैद्युत ऊर्जा में हानि होती है, मतलब शक्ति वही है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत शक्ति, ठीक है। तो सिंपल निवेशी, निवेशी का मतलब जो प्रवेश करने वाली और निर्गत का मतलब जो बाहर निकलने वाली। तो प्रवेश करने वाली जो शक्ति होगी और बाहर निकलने वाली शक्ति बराबर होगी। तो यहाँ पर से प्रवेश कहाँ से होगी, प्राथमिक कुंडली वाली से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देखो शक्ति को हम लोग पावर लिखते हैं, मतलब पी, पी बराबर वी आई सूत्र होता है, सबको पता होगा। पी बराबर सूत्र वी आई वाला सबको पता है ना, वी इंटू आई, वी विभवांतर आई धारा, ये वाला सूत्र सबको पता होगा, ठीक है। तो सिंपल निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति कहाँ से, प्राथमिक कुंडली पे होगी, तो P हो गया पहले शक्ति के लिए, और फिर प्राथमिक कुंडली को क्या कहते हैं, प्राइमरी, इसलिए P कहेंगे। तो P बराबर किसके हो जाएगा, निर्गत शक्ति। निर्गत क्या होगी, द्वितीय कुंडली से बाहर निकलेगी शक्ति, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, PS, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब आपके सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ से P बराबर होता है VI, तो V इंटू आई यहाँ पे भी होगा, V इंटू आई यहाँ पे भी होगा। आप देखो करंट तो आपकी सेम होगी, करंट तो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे आपका विभव क्या हो जाएगा, प्राथमिक के लिए VP हो जाएगा, प्राथमिक के लिए VP हो जाएगा, और द्वितीयक के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे VP IP हो जाएगा, धारा भी आपकी होगी, और यहाँ पे जो आपका VS IS हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र आप लोग समझ लो, सूत्र होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई सूत्र होता है। तो सिंपल यहाँ से PP निवेशी शक्ति P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक की बात है। तो PP बराबर VP इंटू IP, PS बराबर VS इंटू IS, ठीक है। अगर यहाँ से मान निकाले हम लोग तो यहाँ से देखो VP बटा VS, ठीक है, VP और VS जो इधर गुड़े पे, इससे नीचे ले लो भाग पे, तो VP बटा VS इक्वल टू ये जो IS है, IS को ऐसा लिखे रहने दो, और ये जो IP इसे इधर भेज दो, तो IS बटा IP, ठीक है। VP बटा VS इक्वल टू IS बटा IP, ये आपका एक निकल आया फॉर्मूला,
ठीक है, मतलब जो प्राथमिक कुंडली का विभवांतर और द्वितीय कुंडली के विभवांतर का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, द्वितीय कुंडली की धारा तथा प्राथमिक कुंडली की धारा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इससे ये वाला फॉर्मूला आया Vp बटा वी एस इक्वल टू आई एस बटा आई पी। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, Vp बटा वी एस इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी। आप देखो ये जो Vp बटा वी एस, वी का मतलब है विभवांतर, ये लोग सब लोग जानते हो, वी का मतलब विभवांतर, आई का मतलब धारा, ई का मतलब विद्युत वाहक बल, एन का मतलब फेरों की संख्या। अब यहाँ पर से अगर हम लोग विद्युत, ये जो आपका विद्युत वाहक बल ई है और विभवांतर भी, इसको बराबर मान ले तो यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हो, इसके नीचे जब इतना हो जाए तो यहाँ पर से आप क्या लिख देना, इसके बाद से आप लिख सकते हो, देखो ईपी बटा ई एस, ईपी बटा ई एस इक्वल टू एनपी बटा एन एस इक्वल टू आई एस बटा आई पी, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे लिख सकते हो वो भी समझ लो, बराबर आई एस बटा आई पी। हमने कहा जो विद्युत वाहक बल E है और जो विभव V है ये दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत वाहक बल आपका वो भी एक प्रकार का विभवांतर ही है, तो EP बटा ES और ये जो आपका VP बटा VS है ये आपका सेम हो जाएगा। तो आप EP बटा ES की जगह VP बटा VS भी लिख सकते हो। तो हमने अगर EP बटा ES और यहाँ पे भी EP बटा ES मान ले तो EP बटा ES किसके बराबर है, IS बटा IP के, और यहाँ पे EP बटा ES किसके बराबर है, NP बटा NS के। ध्यान से देखो यहाँ पे EP बटा ES किसके बराबर है, NP बटा NS के, और यहाँ पे बात करें तो EP बटा ES किसके बराबर, अगर VP बटा VS को, ये जो VP बटा VS हम कह रहे हैं V को E के इक्वल मान लो। ठीक है, V को E के इक्वल मान लो क्योंकि V भी विभवांतर है और E विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर है। तो अगर यहाँ पे V की जगह E मान ले तो EP बटा ES किसके बराबर आ रहा है, IS बटा IP के, यहाँ पे भी EP बटा ES किसके बराबर है, NP बटा NS। तो अगर EP बटा ES इसके बराबर है इसके और EP बटा ES इसके भी बराबर, तो ये भी तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा EP बटा ES इक्वल टू NP बटा NS बराबर IS बटा IP, और ये किसके बराबर हो जाएगा, R के, स्मॉल r के। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ R क्या होता है, परिणामन अनुपात, लिख लेना, जहाँ R परिणामन अनुपात है, जहाँ R को बोलते हैं परिणामन अनुपात, परिणामन अनुपात, आर को क्या बोलते हैं, परिणामन अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसी टाइप से आपका जो EP बटा ES है बराबर NP बटा NS इक्वल टू IS अपॉन IP जो हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, R के। ठीक है, इसको आपको किसके बराबर लिख लेना है, R के, जहां R को बोला जाता है परिणामन अनुपात। ठीक है, देखो करना ही होगा आपको सबसे पहले, जैसे ट्रांसफार्मर का चित्र बना, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, इसके बाद आपको सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला निकल के आया EP बटा ES इक्वल टू NP बटा NS, फिर इसके बाद आपको निर्गत शक्ति बराबर निवेशी शक्ति वाले से आपको क्या दिखाना है, VP बटा VS इक्वल टू IS बटा IP, और इसके बाद आपसे हमने कहा EP बटा ES और VP बटा VS, आपको ये जो E और V है, ठीक है, जो E और V होगा इसको आपको सेम मान लेना है क्योंकि E विद्युत वाहक बल है और E भी विभवांतर है, दोनों को सेम मान लेना, जिससे क्या आप लिख सकते हो EP बटा ES इक्वल टू VP बटा VS और इक्वल टू IS बटा IP इक्वल टू R, जहाँ R क्या होगा, परिणामन अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से सिंपल आपको इतने तक आना है। अब इसके बाद क्या बचता है, केवल ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, इतना आपको सिंपल, जैसे हमने यहाँ पे फैराडे का नियम लगा के यहाँ तक आए वैसे आपको सेम करना है। अब इसके बाद बचता क्या है, केवल ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, देखो आपसे 5 नंबर पे केवल यही लिखना है, सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, फिर ये वाला फॉर्मूले आपको दोनों दिखा देने, इसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता लिख देना, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। तो इतना आपका हो चुका है, ये आप लोग समझ चुके हो। अब आप लोग क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो क्योंकि अब हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ठीक है, दक्षता का फॉर्मूला भी आपका थोड़ा सा है, उसको आसानी से समझ लो, फिर टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको समझ चुके हो, अब इसको जल्दी से नोट कर लो। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में। तो आप बात कर लेते भैया ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो देखो ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र आपसे अगर पूछा जाए तो सिंपल आपको लिख देना है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। देखो निवेशी शक्ति हमने बताई थी, निवेश का मतलब होता है इनपुट वाली। ठीक है, निवेश का क्या मतलब होता है, इनपुट वाली। ठीक है, इनपुट का मतलब जो प्रवेश करती है। ठीक है, इनपुट का मतलब जो प्रवेश कर दी, प्रवेश कहाँ से करेगी, प्राथमिक कुंडली से, इसलिए यहाँ पे प्राइमरी वाली शक्ति। ठीक है, और ये जो निर्गत शक्ति है, निर्गत शक्ति का मतलब है आउटपुट पावर। ठीक है, आउटपुट
पावर, आउटपुट का मतलब जो बाहर निकलती है, निवेशी का मतलब जो प्रवेश करती है और निर्गत का मतलब जो बाहर निकलती है। तो प्रवेश कहाँ से की, प्राथमिक कुंडली से, और निर्गत कहाँ से हुई, द्वितीयक से। तो यहाँ पर से दक्षता का सूत्र आया निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति इंटू 100। ठीक है, तो निर्गत शक्ति, निर्गत का मतलब जो बाहर निकलने वाली, मतलब द्वितीयक कुंडली वाली, तो PS हो गया, बटे में निवेशी शक्ति तो PP इंटू 100। और दक्षता को इस टाइप से आपका N जैसा बनेगा, इस टाइप से N बराबर PS बटा PP इंटू 100। ठीक है, PS का मतलब द्वितीयक कुंडली की शक्ति बटा प्राथमिक कुंडली की शक्ति इंटू 100। ठीक है, तो ये सिंपल होगी ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो इसी टाइप से आपको लिखना है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना और कार्यविधि। फिर आपको इस टाइप से दक्षता पूछी जाए तो दक्षता भी बता सकते हो। तो आशा करते हैं आज आपको ये टॉपिक समझ में आया ट्रांसफार्मर। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ जान लो, मस्त तरीके से तैयारी चल रही क्लास 12 की, आप ठीक है, क्लास 12 की तैयारी मस्त तरीके से चल रही चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और आप लोगों को यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में पूरा आया हो, तो कमेंट करके भी बताना, जिससे हमें भी पता चल सके कि हमारा समझाना आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। इसको सूत्र भी नोट कर लो।